दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है, ग्रामर का पार्ट है, उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ट्रू फ्रेंडशिप। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ट्रू एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सच्ची या फिर सच्चा, और फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, मतलब कि ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची दोस्ती। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time there lived a herd of elephant in a forest। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है किसी जगह पर रहना, निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन अ टाइम मतलब कि एक समय की बात है। देयर लिव्ड ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। दोस्तों, हर्ड मतलब होता है झुंड, मतलब कि एक हाथियों का झुंड रहता था इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक समय की बात है, एक हाथियों का झुंड एक जंगल में रहता था। द किंग ऑफ द हर्ड वॉज अ वेरी काइंड एलिफेंट। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द किंग ऑफ द हर्ड मतलब जो राजा था झुंड का, वॉज ए वेरी काइंड एलिफेंट, वो एक बहुत ही दयालु हाथी था। 1 ईयर मतलब कि एक साल। देयर वॉज अ सीवियर ड्रॉट इन द रीजन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आप इन वर्ड्स को नोट कर सकते हैं। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, और ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। सीवियर ड्रॉट मतलब भयंकर सूखा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि 1 ईयर देयर वॉज अ सीवियर ड्रॉट इन द रीजन, मतलब उस क्षेत्र में एक साल बहुत भयंकर सूखा आया। द एलिफेंट्स स्टार्टेड थर्स्टिंग। थर्स्ट का मतलब होता है प्यास लगना, और द एलिफेंट्स स्टार्टेड थर्स्टिंग, ये जो हाथी थे वो प्यासे होने लगे। द एलिफेंट किंग सेंट एलिफेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस टू फाइंड वाटर बट टू नो अवेल। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। सेंड का मतलब भेजना, और ये सेकंड फॉर्म है सेंट। द एलिफेंट किंग, जो एलिफेंट किंग था मतलब जो हाथियों का राजा था, सेंट एलिफेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस, उसने हाथियों को सारी दिशाओं में भेजा। टू फाइंड वाटर, पानी को ढूंढने के लिए। बट टू नो अवेल, बट टू नो अवेल का मतलब होता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलिए आगे देखिए। Then one day an elephant brought the news that there was water at the other side of the town that lay outside the jungle। क्या मतलब हुआ? Then one day, फिर एक दिन, an elephant brought, और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, BRING, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है। मतलब कि एन एलिफेंट ब्रॉट द न्यूज़, जो एक हाथी था वो एक खबर लाया कि देयर वॉज वाटर, कि पानी है। एट द अदर साइड ऑफ द टाउन मतलब कि शहर के दूसरी तरफ पानी है। दैट ले आउटसाइड द जंगल, जो कि जंगल के बाहर पड़ता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि फिर एक दिन जो एक हाथी था वो एक खबर लाया कि जंगल के दूसरी तरफ, मतलब एक जो टाउन के शहर के दूसरी तरफ थोड़ा पानी है। दैट ले आउटसाइड द जंगल मतलब जो कि जंगल के बाहर पड़ता है। द किंग वॉज वेरी प्लीज, जो राजा था वो बहुत खुश हुआ।
चलिए आगे देखिए। ही इमीडिएटली ऑर्डर्ड हिज हर्ड टू मार्च टू द पोस्ट। मार्च का मतलब होता है कहीं पर चलकर, पैदल चलकर जाना। इमीडिएटली मतलब तुरंत। ही इमीडिएटली ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आदेश देना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही इमीडिएटली ऑर्डर्ड हिज हर्ड, उसने तुरंत अपने झुंड को आदेश दिया, टू मार्च द स्पॉट, उस स्थल पर जाने के लिए उसने उन्हें आदेश दिया। ऑन द वे मतलब कि रास्ते पर, वी विल हैव टू क्रॉस द टाउन सेड वन एलिफेंट। क्या मतलब हुआ? ऑन द वे वी विल हैव टू क्रॉस द टाउन, और क्रॉस का मतलब पार करना। सेड वन एलिफेंट मतलब एक हाथी ने कहा कि रास्ते पर वी विल हैव टू क्रॉस द टाउन, हमें शहर को क्रॉस करना होगा, शहर को पार करना होगा। चलिए आगे देखिए। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, ये कोई समस्या नहीं है। सेड द इन्फॉर्मर एलिफेंट, किसने कहा? सेड द इन्फॉर्मर एलिफेंट मतलब जो सूचना देने वाला हाथी था उसने कहा कि ये कोई समस्या नहीं है। दैट टाउन हैज़ लॉन्ग बीन डिजर्टेड, क्या मतलब हुआ दोस्तों? डिजर्टेड का मतलब होता है किसी को, किसी जगह को छोड़कर चले जाना, और डिजर्टेड एडजेक्टिव भी है जिसका मतलब होता है सुनसान। इलाके को डिजर्टेड कहा जाता है, वीरान, सुनसान, और छोड़ के चले जाने को भी डिजर्ट कहा जाता है। तो उसने क्या कहा? दैट टाउन हैज़ लॉन्ग बीन डिजर्टेड मतलब उस टाउन को बहुत पहले ही मतलब वो उसे छोड़ के जाया जा चुका है, मतलब वो एक सुनसान इलाका है। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन, दो हालांकि, दैट टाउन हैड बीन डिजर्टेड बाय द ह्यूमंस, इट विल स्टिल अ होम फॉर द माइस। क्या मतलब हुआ? दो का मतलब हालांकि, बट दो लेकिन हालांकि, दैट टाउन हैड बिन डिजर्टेड बाय द ह्यूमंस, तो उसने क्या कहा कि हालांकि वो जो शहर था उसे लोगों के द्वारा छोड़ दिया गया था। इट वॉज स्टिल ए होम फॉर द माइस, लेकिन वो उसके बाद अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी वो एक घर है, किसका? फॉर द माइस, चूहों के लिए, चूहों का वो घर है। थाउजेंड्स ऑफ दैम मतलब कि सैकड़ों, थाउजेंड्स ऑफ दैम लिव्ड देयर मतलब उनमें से जो सैकड़ों हैं वो वहाँ रहते हैं, हज़ारों जो हैं वो वहाँ रहते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द एलिफेंट्स मार्च थ्रू द टाउन, मार्च का मतलब था पैदल कहीं से होकर गुजरना, मतलब जब अगले दिन जब जो एलिफेंट से हाथी थे वो वहाँ से होकर, उस शहर से होकर गुजरे। अ लॉट ऑफ दैम गॉट किल्ड मतलब उनमें से कई मारे गए। और दोस्तों ये चूहों के बारे में बात हो रही है। द एलिफेंट्स डिड नॉट नोटिस इट इन देयर हरी टू गेट टू द लेक, क्या मतलब हुआ? जो एलिफेंट से हाथी थे, डिड नॉट नोटिस इट, उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, इन देयर हरी अपनी जल्दी में, टू गेट टू द लेक मतलब जो उनकी जल्दबाजी थी, लेक, लेक का मतलब होता है झील, मतलब झील पहुंचने की जो उनकी जल्दबाजी थी उसमें उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अगेन व्हेन दे वेंट बैक, और दोबारा जब वो वापस गए, दे किल्ड हंड्रेड्स ऑफ माइस, उन्होंने सैकड़ों चूहों को मार दिया। द माइस हेल्ड अ मीटिंग, ये जो चूहे थे उन्होंने एक मीटिंग को आयोजित किया, और ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है, उन्होंने एक मीटिंग रखी। इफ़ दिस गोज़ ऑन, उन्होंने क्या कहा कि इफ़ दिस गोज़ ऑन, यदि ये चलता रहता है, वी वुड ऑल डाई, हम सब मर जाएंगे। सेड वन माउस, एक चूहे ने कहा। चलिए आगे देखिए। द किंग ऑफ द एलिफेंट्स इज़ वाइज, उसने क्या कहा कि द किंग ऑफ द एलिफेंट की जो राजा है हाथियों का, इज़ वाइज वो समझदार है, एंड काइंड और दयालु है। वी विल गो, हम जाएंगे, एंड अपील टू हिम और उससे गुजारिश करेंगे। अपील का मतलब होता है किसी से अनुरोध करना। तो उसने क्या कहा कि जो राजा है हाथियों का वो समझदार है और दयालु है, हम जाएंगे और उससे अपील करेंगे। सेड द किंग ऑफ द माइस मतलब जो चूहों का जो राजा था उसने कहा, ओ किंग मतलब कि राजा, वैन यू पास थ्रू द टाउन, और पास थ्रू मतलब होकर गुजरना। वैन यू पास थ्रू द टाउन मतलब जब आप शहर से होकर गुजरते हो। थाउजेंड्स ऑफ माई सब्जेक्ट्स गेट किल्ड, और दोस्तों सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा। तो उसने क्या कहा कि जब आप शहर से होकर गुजरते हो, थाउजेंड्स ऑफ माई सब्जेक्ट्स गेट किल्ड मतलब मेरे हजारों प्रजा मारी जाती है। सेड द किंग माउस मतलब चूहों के राजा ने कहा, टू द किंग ऑफ द एलिफेंट, किससे कहा? टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के राजा से कहा। इफ़ यू कैन काइंडली टेक अनदर रूट वी विल बी सेव्ड, उसने क्या कहा कि इफ़ यू काइंडली टेक अनदर रूट, यदि आप दूसरा रास्ता लेते हो, मतलब कि यदि आप मतलब कि दया करते हुए दूसरा रास्ता लेते हो, वी विल बी सेव्ड हम बचे रहेंगे, या कह सकते हैं हम बच जाएंगे। चलिए आगे देखिए।
द किंग ऑफ द एलिफेंट्स एट वंस अग्रीड। और दोस्तों एट वंस का मतलब तुरंत, और अग्री मतलब सहमत होना, राज़ी होना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द किंग ऑफ द एलिफेंट्स एट वंस अग्रीड, मतलब जो हाथियों का जो राजा था वो तुरंत तैयार हो गया। मैनी मंथ्स पास्ट एंड सम हंटर्स केम टू ट्रैप द एलिफेंट्स। क्या मतलब वो? मैनी मंथ्स पास्ट, पास्ट का मतलब गुजर जाना, मैनी मंथ्स पास्ट का मतलब हुआ कि कई महीने गुजर गए। एंड सम हंटर्स, और जो कुछ शिकारी थे, केम वो आए, टू ट्रैप द एलिफेंट्स मतलब हाथियों को ट्रैप करने, हाथियों को जाल में फंसाने के लिए आए। दे वॉन्टेड टू किल दैम फॉर देयर टस्क। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और यहाँ दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। इसमें पहली वर्ब है वॉन्ट, और ये नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और जब आप उसके बाद दूसरी वर्ब जोड़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको टू लगाना होता है। टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और टस्क का मतलब होता है हाथी के दांत को टस्क कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? दे वॉन्टेड टू किल दैम फॉर देयर टस्क, मतलब वे, और दोस्तों दे मतलब वे या वे लोग, और ये एक प्लूरल नाउन है। वे उनको मारना चाहते थे उनके दांतों के लिए। दे डग डिचेस एंड कवर्ड दैम विद ग्रास एंड ब्रांचेस। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये डिग की सेकंड फॉर्म है। डग डिग मतलब खोदना, और डग मतलब खोदे। दे डग डिचेस, और डिचेस मतलब गड्ढे, उन्होंने गड्ढे खोदे। एंड कवर्ड दैम, और उनको ढक दिया, विद ग्रास, और उनको उन्होंने घास से ढक दिया। एंड ब्रांचेस, और टहनियों से उनको ढक दिया। और दोस्तों आप ये यहाँ समझ ही रहे होंगे कि जब लोग हाथियों को पकड़ते हैं शिकारी वगैरह, तो वो इस तरह से ही करते हैं कि वो बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं और फिर उसको वो ऊपर से घास वगैरह से भर देते हैं ताकि जो हाथी है उसमें गिरकर उस गड्ढे में फंस जाए। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है कि उन्होंने गड्ढे करे और उन्होंने घास से ढक दिया और टहनियों से ढक दिया। मैनी एलिफेंट्स फेल इनटू द डिच, और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। फेल, फॉल मतलब गिरना, और ये सेकंड फॉर्म है फेल। मैनी एलिफेंट्स फेल इनटू द डिच, कई जो हाथी थे वो उन डिच में, उन गड्ढों में गिर गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द हंटर्स केम, जो हंटर्स से शिकारी थे वो आए। एंड टाइड अप द एलिफेंट्स, और उन्होंने हाथियों को बांध दिया। सो दैट, ताकि दे कुड कम लेटर, ताकि वो बाद में आ सकें। एंड किल देम, और उनको मार सकें। चलिए आगे देखिए। द हर्ड ऑफ द एलिफेंट्स वॉज इन ग्रेट प्रॉब्लम, और ये जो हाथियों का झुंड था, द हर्ड ऑफ द एलिफेंट्स वॉज इन ग्रेट प्रॉब्लम, वो एक बहुत बड़ी समस्या में था। सडनली, अचानक, द किंग रिमेंबर्ड, जो राजा था, मतलब सडनली द किंग मतलब जो राजा था उनका हाथियों का, रिमेंबर्ड उसे याद आया, द माइस चूहों के बारे में। ही एट वंस मतलब उसने तुरंत, सेंट एन एलिफेंट एक हाथी को भेजा, टू कॉल देम उनको बुलाने के लिए। चलिए दोस्तों आगे देखिए। वी विल कम एट वंस, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है इस वाक्य में विल का प्रयोग किया गया है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और एट वंस मतलब तुरंत। वी विल कम एट वंस सेट द किंग ऑफ द माइस, मतलब कि चूहों के जो राजा थे उन्होंने क्या कहा कि वी विल कम एट वंस, हम तुरंत आएंगे। चूहों के राजा ने कहा। दे केम, वे आए। एंड कट ऑफ द रोप्स, और उन्होंने रस्सियों को काट दिया। ऑफ द एलिफेंट्स मतलब उन्होंने हाथियों की, वो आए और उन्होंने हाथियों की रस्सियों को काट दिया। 10 इस प्रकार, ऑल ऑफ देम वर सेव्ड, वो जो सभी जो थे वो बच गए। चलिए दोस्तों इस तरह से कहानी का ख़त्म होती है। अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या मॉरल है? वन शुड ऑलवेज डू गुड टू अदर्स। क्या मतलब है? वन शुड ऑलवेज डू गुड टू अदर्स मतलब हर व्यक्ति को दूसरों के साथ हमेशा ही भलाई करनी चाहिए। और दोस्तों जैसा ये कहानी है और इस कहानी का जो मॉरल है दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सार्थक हैं। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा था कि जो हाथियों के राजा थे उन्होंने उन चूहों के लिए उनकी बात सुनी और उनकी भलाई का काम किया, और बदले में जब उनको ज़रूरत पड़ी तो चूहों ने भी उनकी जान बचाई। तो दोस्तों इस कहानी का जो मॉरल है बहुत ही अच्छा मॉरल है, जो हमें सिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों के लिए भलाई करना चाहिए, और यदि जब हम दूसरों के लिए कुछ भला काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमारे जीवन में भी अच्छा ही होता है। So friends, this was the story and I hope that you really liked the story. If you liked the story and if you really want to appreciate my hard work, then I request you to please like this video and subscribe the channel and press the bell icon so that you can keep getting the notifications of my new videos. And guys, I have been making such videos
not only for the purpose of entertainment, but the purpose is that I just want to motivate you to learn English. So it is my humble request that whenever you watch my videos, please make notes of all the vocabulary, and when you get new words, just make a note of those words. And apart from this, you should also get make the notes of new grammar structures, so that you can practice them, and try to just speak in English with your friends, with your family members. As more as you practice, as more you become perfect in English, you become fluent. So guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Have a nice day, and bye.